गरीब दर्जी भाई का जादुई गाउन। एक गांव में मंजित नाम का एक गरीब दर्जी रहता था। मंजित की एक छोटी बहन थी जिसका नाम रीता था। मंजित ने रीता को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था और वक्त के साथ साथ रीता की उम्र अब शादी लायक हो जाती है। लेकिन मंजित अपनी गरीबी की वजह से अपनी बहन का कहीं रिश्ता नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वह अक्सर परेशान रहा करता था। ऐसे ही आज मंजित के घर पे अनीता नाम की एक औरत अपने बेटे जीतू का रिश्ता लेकर आती है और दहेज के नाम पे मंजित से भारी डिमांड करती है। देखो मंजित, वैसे तो तुम मेरे बेटे जैसे हो, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मैं दान दहेज की बात तुमसे ही कर रही हूँ। मेरा बेटा जीतू लाखों में एक है और शहर जाकर पढ़ाई की है उसने और अब लिमिटेड कंपनी में जॉब भी करता है। तो जब मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर इतना पैसा खर्चा किया है तो दहेज लेना तो बनता ही है। क्यों नहीं आरती जी, कहिए क्या डिमांड है आपकी? मुझ गरीब भाई से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूँगा अपनी बहन के लिए। तो फिर ठीक है, तुम 5 लाख रुपए कैश और 2 पहिए की गाड़ी और सोने की चैन अंगूठी दे देना और साथ में बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अनीता के मुंह से दहेज की इतनी बड़ी डिमांड सुनकर मंजित के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि एक गरीब दर्जी भला इतना दहेज कैसे दे सकता था। इसलिए मंजित हाथ जोड़कर कहता है, माफ करिएगा अनीता जी, लेकिन जो आपने दहेज की मांग की है वो मेरी हैसियत से बहुत ऊपर है। आपको पता है ना, मैं एक गरीब दर्जी हूँ, तो भला मैं इतना दहेज कैसे दे पाऊँगा? अरे तो क्या हो गया, किसी से कर्जा ले लेना। और वैसे भी तुम जो भी दोगे आखिर वो सब तो तुम्हारी बहन का ही तो होगा। मुझ बुढ़िया की कितनी उम्र ही है, आखिर मेरे जाने के बाद तुम्हारी बहन ही तो पूरे घर पर राज करेगी, तो अपनी बहन के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। अनीता ने मंजित की बहन का सहारा लेकर बेचारे को अपनी बातों में फंसा लिया और मंजित बेचारा अपनी बहन की खुशहाल जिंदगी को देखकर अनीता की सारी डिमांड को पूरा करने के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद अनीता रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। तभी रीता उदास होकर मंजित से कहती है, भैया ये आपने क्या कर दिया? आपने किस बुनियाद पर उनकी सारी डिमांड को पूरा करने के लिए हाँ कर दिया? आपको तो हमारे घर की हालत पता है ना, तो भला इतना पैसा आप कहाँ से लाओगे और कैसे पूरी करोगे आप इनकी इन शर्तों को? मेरी प्यारी बहन, तुझे तो पता है ना कितनी मुश्किल के बाद ये रिश्ता हमारे हाथ लगा है, तो भला मैं इसे अपने हाथ से कैसे जाने देता। इसलिए तू चिंता मत कर, तू बस अपने गरीब दर्जी भाई पर भरोसा रख, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। इतना कहकर मंजित अपनी दर्जी की छोटी सी दुकान पर चला जाता है, लेकिन उसने रीता को तो तसल्ली दे दी थी और वह खुद अंदर ही अंदर इस चिंता से घुटा जा रहा था कि वह इतनी जल्दी इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाएगा, और इस वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और ऐसे ही समय गुजरता रहा। तभी एक दिन गांव की कुछ औरतें गुस्से में मंजित की दुकान पर आती है और कहती है, अरे ओ मंजित, ये तूने हमारे कपड़ों का क्या हाल किया है? क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी का ब्लाउज खराब कर दिया है। अरे जब तुम्हें दर्जी का काम ही नहीं आता तो फिर ये दुकान खोल कर क्यों बैठे हो? मेरे सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया है तुमने। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इसलिए अब मुझे मेरे सिलाई के पैसे वापस चाहिए। मुझे माफ कर देना भाभी, ये लीजिए आपके पैसे। इतना बोलकर मंजित पैसे निकालकर उस औरत को दे देता है और उस दिन के बाद से मंजित से गांव की बहुत कम औरतें ही अपना कपड़ा सिलवाया करती थी। इस वजह से मंजित की स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है और शादी के दिन नजदीक आता देख मंजित बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वह गांव के मुखिया के घर उनसे मदद मांगने जाता है। राम राम मुखिया जी, मैं यहाँ आपसे कुछ मदद मांगने आया था। कुछ ही दिनों में मेरी छोटी बहन की शादी है, तो आप मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दीजिए। इसके बदले आप चाहे तो मेरी दर्जी की दुकान गिरवी रख सकते हैं।
अरे ओ मंजीत, तुझे मैं क्या मूर्ख दिखाई देता हूँ जो तेरी वो छोटी सी दुकान के लिए मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूँ? अरे मैं मुखिया हूँ, घाटे का सौदा कभी नहीं करता। और तुम जैसे गरीबों का क्या पता कहीं मेरे पैसे लेकर भाग गए तो, इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह मुखिया मंजित को पैसे देने से मना कर देता है और मंजित निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है। जिसके बाद रीता उससे कहती है, अरे भैया, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं रीता, शादी का दिन नजदीक आ रहा है और अभी तक मैंने पैसों का कोई इंतजाम नहीं किया। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी है कि मैं तेरी शादी के लिए एक सुंदर सा गाउन ले पाऊं। आप परेशान मत होइए, बस भगवान पर भरोसा रखिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रीता, मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ। अरे भैया रुकिए, अपना खाना तो लेते जाइए, आप हमेशा खाना ले जाना भूल जाते हैं। मंजित हाथ में खाना लेकर अपनी दुकान पर जाता है और दुकान खोलते ही उसकी दुकान के सामने एक गरीब बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक थैला होता है, वह मंजित के दुकान के पास आकर कहती है, अरे बेटा, मुझ गरीब बुढ़िया को कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे अम्मा, आप परेशान मत होइए, ये लीजिए मेरा खाना, आप खा लीजिए। लेकिन बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, इस समय आपको इस खाने की बहुत जरूरत है। मेरा क्या, मैं तो पानी पीकर भी अपना पेट भर लूंगा। इतना सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर खाना खा लेती है। जिसके बाद वह मंजित से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने इस बुढ़िया का पेट भरा है, देखना भगवान तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। इतना सुनकर मंजित के चेहरे पर उदासी छा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत कहती है, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? इतना सुनकर मंजित उस बूढ़ी औरत को अपनी बहन की शादी की सारी परेशानियों के बारे में बताता है। जिसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे भोले भाले इंसान के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अपने थैले से एक सुंदर सा चमकता हुआ कपड़ा निकालती है और मंजित को दे देती है और कहती है, सुनो बेटा, ये लो कपड़ा और इससे तुम अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलना, फिर देखना वह गाउन तुम्हारी बहन की हर एक इच्छा को पूरी करेगा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मंजित पूरी रात बैठकर अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलता है और सुबह होते ही वह उस गाउन को लेकर अपने घर आ जाता है और उस गाउन से कहता है, आज मेरी बहन की शादी है, लेकिन मेरे घर पर शादी की कोई तैयारी नहीं हुई है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे मैं अपने घर को सजा सकूं। मंजित जैसे ही उस गाउन के सामने अपने दर्द को बयां करता है, वैसे ही उस गाउन के अंदर से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते मंजित का पूरा घर दुल्हन की तरह सज जाता है। यह देखकर मंजित बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है, रीता, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ भैया, आप बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे शादी का इतना इंतजाम करना है। अरे रीता, तुम यहीं रुको, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। है मेरे बनाए हुए जादुई गाउन। मुझे इस समय बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मंजित के इतना कहते ही उस गाउन में से फिर से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वहाँ पर ढेर सारे नोटों की गड्डियाँ इकट्ठी हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाउन। आज तुम्हारी वजह से एक गरीब भाई अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से कर पाएगा। इतना बोलकर मंजित अपनी बहन की शादी में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ता है और वह पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजवा देता है। जहां पूरा गांव इस गरीब भाई बहन की शादी की सजावट देखकर हैरान हो जाता है और पूरे जोरों शोरों से शादी का आनंद लेने के लिए शादी में शामिल होता है और तारों की छांव में
उसकी बहन रीता उस जादुई गाउन को पहनकर चांद की तरह चमक रही होती है और उसके शरीर पर जड़े हुए गहने उसकी खूबसूरती पर और भी 4 चांद लगा रहे होते हैं। जिसके बाद मंजित अपनी बहन को लेकर मंडप में जाता है जहां जीतू के साथ रीता की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और गांव की सभी लड़कियों और औरतों की नजर रीता के सुंदर गाउन और उसके चमकते चेहरे पर होती है। और ऐसे ही कुछ देर में शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है। उसके बाद रीता अपने भाई के पास आती है और कहती है, भैया आज तक आपने अपनी इस गरीबी में भी मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी और मेरे लिए दिन रात आंखें गढ़ा गढ़ा कर लोगों के कपड़े सिलते रहे और आज मेरी इतने अच्छे घर में इतने धूमधाम से शादी कर रहे हो। इसलिए यह कुछ सोने और चांदी के सिक्के आपकी इस बहन की तरफ से आपके लिए हैं। इससे आप अपनी एक बड़ी सी दर्जी की दुकान खोलकर उसमें अच्छे से अपना काम करना। इतना बोलकर रीता मंजीत के गले लग जाती है और मंजीत खुशी खुशी रीता को विदा कर देता है। जिसके बाद मंजीत उन सोने और चांदी के सिक्कों को बेचकर कुछ ही दिनों में अपनी एक बड़ी सी दर्जी की दुकान खोल लेता है और अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। अनोखा सैंडल और नायाब फ्रॉक। गंगापुर गांव में कशिश और लालसा नाम की 2 बहनें रहती थी। लालसा जब 10 साल की थी तभी एक गंभीर बीमारी के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोनों बहनें अनाथ हो गई। दीदी, माँ और बाबा हमें छोड़कर कहाँ चले गए? दीदी बताओ ना दीदी, वे लोग कहाँ हैं? रोते नहीं छोटी, चुप हो जाओ। और माँ बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो बस आसमान में तारा बनकर वहाँ से हमें देख रहे हैं। दीदी मुझे भी माँ बाबा की तरह ही आसमान में जाकर तारा बनना है। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। दीदी मुझे उनके पास जाना है। लालसा, तुझे अपनी दीदी से जरा भी प्यार नहीं है ना? तभी तो तू भी माँ बाबा की तरह ही मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती है ना? यहाँ मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ ना? इतना बोलकर कशिश फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी दीदी को यूँ रोता देखकर लालसा कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज दीदी अब आप रोना बंद करो। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगाते हैं। दोनों बहनों ने बचपन से ही अपनी जिंदगी में गरीबी देखी थी। दोनों बहन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह से अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन कई बार तो गांव के लोग उन दोनों बहनों के अनाथ होने का फायदा उठाकर उनसे मुफ्त में काम कराकर उन्हें पैसे भी नहीं दिया करते थे। ये लो काका, आपका सारा काम हो गया। मैंने आपके सारे अनाज की बोरी उठाकर घर में रख दिए हैं। अब आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। मुझे मेरी बहन लालसा के लिए जलेबी लेकर जानी है। अरे काहे की मजदूरी? ये 2-4 बोरियां उठाकर अंदर लाना बहुत बड़ा काम नहीं है। काका, मैं सुबह से धूप में भूखे प्यासे इस उम्मीद में बोरियां ढो रही हूँ कि शाम को मुझे आप मेरी मेहनत के पैसे दोगे, और आप कह रहे हो कि ये कोई काम ही नहीं है। अरे ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे काका। तुम भिखारियों में भी कुछ ज्यादा ही अकड़ बढ़ती जा रही है। ये ले 10 रुपए और दफा हो यहाँ से। इतना बोलकर उसकी मालकिन कशिश की तरफ 10 का नोट फेंक देती है। कशिश आंखों में पानी लिए निराशा से उस नोट को उठाती है। हे भगवान, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और लालसा भी घर पे भूखी होगी। आज तो मैंने उसे जलेबी लाने का वादा किया था, पर मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। अब इसमें मैं अपनी बहन के लिए खाना लूं या फिर जलेबी? कुछ सोचने के बाद कशिश 10 रुपए का चावल लेकर घर जाती है और उसे पकाकर लालसा को खाना देती है। दीदी, आज तो आप मेरे लिए जलेबी लाने वाली थी ना? आप जलेबी नहीं लाए? नहीं छोटी, वो आने में देर हो गई ना, इसलिए भूल गई। कल पक्का ला दूंगी। अब तू ये खाना खा ले, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। आप नहीं खाओगी दीदी? वो मैं जहाँ काम पर गई थी ना, वहाँ मैंने खाना खा लिया। तू आराम से खाकर सो जा, मुझे बहुत नींद लगी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कशिश का बिना खाए पिए दिन रात काम करने से बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। दीदी, ये आपको क्या हुआ? कुछ नहीं छोटी, मैं ठीक हूँ।
दीदी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। दीदी आप यहाँ लेटो, मैं अभी गांव में से किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। लालसा गांव के हर दरवाजे पर मदद के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। दुखी मन से लालसा घर की तरफ आ रही होती है, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और बोलती है, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है और प्यास के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मेरा गला सूख रहा है बेटी, मेरी मदद करो। आप घबराइए नहीं अम्मा, यहाँ पास ही एक तालाब है, मैं अभी वहाँ से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो अम्मा, पानी पी लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बेटी क्या कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसके बाद लालसा अपने हालात के बारे में उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है। बेटी ये दुनिया बहुत जालिम है, ये जालिम लोग गरीब लोगों को कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन बेटी मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। मैं तुम्हें एक नायाब फ्रॉक दूंगी, जिसको छूकर तुम जो कुछ भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस नायाब फ्रॉक की एक इच्छा को पूरी करनी होगी। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत लालसा को एक फ्रॉक देती है। लालसा उस बूढ़ी औरत के बातों पर यकीन तो नहीं करती, लेकिन फिर भी एक बार उसकी बातों को आजमाने के लिए उस फ्रॉक को छूकर बोलती है, हे जादुई नायाब फ्रॉक, मुझे मेरी बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने एक खूबसूरत बाल देने होंगे। ठीक है, तुम मेरे बाल को ले सकते हो। तभी लालसा का सुंदर सा बाल बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है और उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला आ जाता है। घर आकर लालसा उन पैसों से अपनी बहन का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराती है। लालसा को अब किसी की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस अब अपने और अपनी बहन के बारे में ही सोच रही थी। इसलिए वह उस जादुई फ्रॉक से बहुत अमीर होने का इच्छा करती है, जिसके बदले वो नायाब फ्रॉक उससे उसकी सुंदरता, उसकी उम्र, उसका सब कुछ छीन लेती है और लालसा उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने लगती है। दीदी अब हमें इन गरीब लोगों के मुंह नहीं लगने, ये सारे लोग अब से हमारे गुलाम हैं। हम जैसा चाहें इनसे अपने मनमानी तरीके से काम करवा सकते हैं। इन लोगों ने हमें बहुत सताया है दीदी, अब हमारी बारी है। लालसा ये तुझे क्या हो गया है? तू पैसों की लालच में कितनी अंधी हो गई है कि तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लालसा तू ये क्या कर रही है? तूने पैसों की लालच में अपनी सुंदरता, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज लोग तुझे देखकर तुझसे डरते हैं, कोई तुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता। मुझे इन इंसानों से नफरत है दीदी, मैं इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जिन लोगों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, आज मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मुझे कोई परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और दीदी अब आपको भी इन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। लालसा ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? मेरी बहन अकेले जिंदगी नहीं काटी जाती। बस दीदी मुझे अब कुछ नहीं सुनना। कशिश अपनी बहन लालसा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर लालसा को वह किस तरह से समझाए कि वो जो कर रही है वो गलत है। वह फिर लालसा को समझाने की कोशिश करती है। दीदी ये गंदे लोग बहुत ही नीच हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये सारी संपत्ति और ये ऐशो आराम सब मेरे द्वारा नायाब फ्रॉक की इच्छा से बनाई गई है, इसलिए अब आपको भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। मेरी बहन आज हमारे पास जो भी दौलत है उसे बनाने के लिए तुमने अपना सबसे कीमती बहुमूल्य खजाना खो दिया है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। और मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ कि तुम बाहरी दुनिया से अलग रहो और स्वार्थी बन जाओ। नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ दीदी और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है इन भूखे नीच लोगों को हमारी वजह से परेशानी हो रही है तो मैं इस पूरे गांव को अपने राज्य में बदल दूंगी और सभी लोगों को आज्ञाकारी बनाकर अपने मन मुताबिक काम करवाऊंगी और फिर किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, चाहे उसके बदले मुझे इस नया फ्रॉक की कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
चाहे ये नया फ्रॉक उसके बदले मुझसे मेरी आत्मा को ही क्यों न मांग ले। ऐसा मत करना लालसा, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। कशिश 1 साल पुराना लाल जूता लेकर आती है और लालसा से बोलती है, ये देखो मेरी बहन, ये लाल जूती, ये जूती तुम्हें बहुत पसंद थी ना। जिस रात मैं बीमार पड़ी थी, ये जूती मैं उसी रात तुम्हारे लिए लेकर आई थी। लेकिन जब मैं बीमारी से ठीक हुई तब तक सब कुछ बदल चुका था। तो वो लालसा नहीं रह गई थी जो कभी मेरी बहन हुआ करती थी। वो समय जरूर हमारे लिए खराब था, लेकिन हम दोनों के बीच हमारा अनमोल प्यार था जो इन खजानों और दौलतों से कहीं ज्यादा कीमती था। लालसा, जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने पुराने दिन याद करो लालसा, होश में आओ लालसा। लालसा कुछ याद करने की कोशिश करती है। तभी लालसा के दिमाग में उस बूढ़ी औरत का ख्याल आता है जो हंसते हुए लालसा से कह रही होती है, लालसा, इसकी बात को मत सुनो। तुम जो कर रही हो वही तुम और तुम्हारी बहन के लिए उचित है। तुम वही करो लालसा। आह, ये कौन बोल रहा है? ये कौन कह रहा है? क्या हुआ लालसा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझसे दूर रहो। आह! लालसा, तुम्हारी बहन बहुत ही नादान और भोली है। उसे अभी इस दुष्ट दुनिया वालों के बारे में कुछ नहीं पता, तभी वो आपको रोक रही है। लेकिन आप अपनी बहन को समझाने के लिए अपनी इच्छा को मांगना जारी रखो और अपनी बहन को साबित कर दो कि तुम सही हो। तुम सही हो लालसा। अपनी आत्मा को मुझे दो लालसा। उस बुढ़िया की मीठी बातों को सुनकर लालसा अपना दिमाग का संतुलन खो बैठती है और बुढ़िया के सम्मोहन में वो नया फ्रॉक से इच्छा करने लगती है कि वो अपने आत्मा का आदान प्रदान करके वहाँ अपना खुद का राज्य बनाना चाहती है। जैसे ही नया फ्रॉक अपना जादू करने के लिए चमकता है, तभी फुर्ती से कशिश ने लालसा को धक्का दिया और उस नया फ्रॉक को अपने हाथों में ले लिया और वह फ्रॉक कशिश से उसके शरीर की आत्मा को अलग कर देता है। जब लालसा सम्मोहन से जगती है तो वह देखती है कि उसकी बहन की आत्मा उस बूढ़ी औरत के कब्जे में है जिसने उसे वह नया फ्रॉक दिया था। तभी वह बुढ़िया एक चुड़ैल में बदल जाती है। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल ही थी। शाबाश लालसा, तुमने वो कर दिया जो मैं तुमसे करवाना चाहती थी। हा 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 हा। देखो, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज छोड़ दो मेरी बहन को। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे ले सकती हो। ये हुई ना बात। अब जल्दी से इस फ्रॉक को छुओ और इस राज्य को मेरे राज्य में तब्दील करने की इच्छा उससे मांगो और उसके बदले इस नया फ्रॉक को अपनी आत्मा दो। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मेरी बहन, तुम ये कभी मत करना, वरना तुम्हारी वजह से इस राज्य के सारे मासूम लोग इस चुड़ैल के हाथों मारे जाएंगे। रुक जाओ मेरी बहन, ये मत करो। कशिश जल्दी से मन में एक इच्छा को मांगती है और उसके बदले अपनी आत्मा को दांव पर लगा देती है। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है और वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। दरअसल कशिश ने उस नया फ्रॉक से यही मांगा था कि वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाए और ऐसा ही होता है। चुड़ैल के भस्म होते ही चुड़ैल का सारा जादू भी खत्म हो जाता है और कशिश की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ जाती है और वो नया फ्रॉक भी चुड़ैल के साथ ही अदृश्य हो जाता है और लालसा पहले की तरह ही जवान और सुंदर हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें फिर से पहले की तरह ही खुशी खुशी एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।